नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है पंचकुला हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। पंचकुला के थाना मनसा देवी के पास सेक्टर 5 के निकट मजदूरों और कामगारों ने अपने रहने के लिए कच्चे झोपड़ी नुमा मकान बना रखे हैं। 27 अप्रैल 2019 की सुबह 6 बजे इन्हीं झुग्गियों की कुछ महिलाएं जंगल की तरफ गई तो उन्होंने झाड़ियों के बीच एक शव से धुआं उठते देखा। ये देखते ही महिलाएं उल्टे पांव भागती हुई बस्ती में लौट आई। उन्होंने शोर मचाकर ये बात सबको बताई। शव के जलने की बात सुनकर बस्ती के लोग महिलाओं द्वारा बताई जगह पर पहुंच गए। उन्होंने भी वहां एक शव से धुआं उठते देखा। शव बुरी तरह से झुलस चुका था। इसी दौरान किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। चंडीगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम ने घटना की सूचना संबंधित थाना मनी माजरा को भेज दी। थोड़ी देर बाद थाना मनी माजरा पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने बताया कि जिस जगह पर शव पड़ा है वो क्षेत्र हरियाणा के पंचकुला इलाके में आता है। मनी माजरा पुलिस ने ये खबर पंचकुला के थाना मनसा देवी को भेज दी। सूचना मिलने पर थाना मनसा देवी के एसएचओ विजय कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। साथ ही उन्होंने घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी दे दी। कुछ ही देर में डीसीपी कमलदीप गोयल, एसीपी नुपुर बिश्नोई, पंचकुला क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रभारी अमन कुमार फॉरेंसिक टीम सहित मौके पर पहुंच गए। जिस शव के बारे में सूचना दी गई थी वो मनसा देवी कॉम्प्लेक्स विश्वकर्मा मंदिर की बैक साइड पर थाना मनसा देवी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में पड़ा था। पुलिस जब वहां पहुंची तब भी शव से धुआं उठ रहा था। इससे पुलिस को लगा कि कुछ देर पहले ही शव में आग लगाई गई थी। वो शव किसी युवती का था। पुलिस ने मौके पर देखा कि उसके गले में फंदा लगा हुआ था। युवती की जीभ भी बाहर निकली हुई थी और टांगे पूरी तरह फैली हुई थी। ये सब देखकर दुष्कर्म की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी वहां से कुछ सबूत जुटाए। झाड़ियों पर पड़ी बोरी भी कब्जे में ले ली गई। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवती की किसी अन्य जगह गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को यहां ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। झाड़ियों के पास कच्चे रास्ते पर किसी 2 पहिया वाहन के टायरों के निशान भी मिले। ऐसा लगता था युवती का शव किसी वाहन से वहां तक लाया गया होगा। पुलिस को लगा जब हत्यारे शव लाए होंगे तो कहीं ना कहीं किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद जरूर हुए होंगे। युवती के शरीर पर घाव के कई निशान भी मिले। बहरहाल मनसा देवी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे पीसीआर में तैनात हेड कांस्टेबल सतीश की सूचना पर हत्या और शव को ठिकाने लगाने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। शव को सेक्टर 6 जनरल अस्पताल की मॉर्चरी में 72 घंटे के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया। शव इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल था। पुलिस के सामने पहला अहम काम था शव की पहचान कराना। उसके बाद ही हत्यारों तक पहुंचा जा सकता था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। चंडीगढ़ पुलिस से भी घटनास्थल के रास्ते की तरफ आने वाले क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों को चेक करने की सहायता मांगी गई। इस काम में सीआईए सेक्टर 19 क्राइम ब्रांच और कई थानों की टीम लगी थी। मृतका के फोटो भी सभी थानों में भिजवा दिए गए थे और पिछले महीने लापता हुई 20 से 30 साल की युवतियों के रिकॉर्ड भी खंगाले गए। इसके अलावा अधजले शव की पहचान के लिए डीसीपी कमलदीप गोयल के आदेश पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की पुलिस को भी सूचना भेज दी गई। सीआईए इंस्पेक्टर अमन कुमार ने सीसीटीवी कैमरे में दिखने वाली एक कार के चालक को हिरासत में ले लिया था, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद जब उससे हत्या के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली तो उसे छोड़ दिया गया। वहीं मनसा देवी थाना पुलिस ने भी इस मामले में कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही थी। कार चालक को सीआईए ने भले ही छोड़ दिया था, लेकिन उसे क्लीन चिट नहीं दी थी क्योंकि उसकी काले रंग की अल्टो कार की लोकेशन आईटी पार्क से मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के बीच रात 1 से 3 बजे के बीच ट्रेस की गई थी। पुलिस ने मृतका की शिनाख्त के लिए गली गली में उसके पोस्टर लगवा दिए थे। इसके अलावा अखबारों, लोकल टीवी चैनलों पर भी उसकी फोटो दिखाई गई थी।
इसका नतीजा ये निकला कि शव मिलने के 2 दिन बाद अखबार से खबर पढ़कर इंदिरा कॉलोनी निवासी लल्लन प्रसाद थाना मुंसादेवी पहुंच गए। उसने एसएचओ से कहा, साहब अखबार में जो अधजला शव बरामद होने की खबर छपी है वो शव मेरी बेटी गुरप्रीत का है। लल्लन की बात सुनकर एसएचओ ने उससे पूछा, आपको किसी पर शक है? हाँ साहब, मुझे शक नहीं भरोसा है कि ये काम मेरी बेटी के प्रेमी ने किया होगा। लल्लन ने फूट फूट कर रोते हुए ये बात पुलिस को बताई। लल्लन ने बताया कि उसकी बेटी बीए की पढ़ाई कर रही थी। उसका प्रेम प्रसंग इंदिरा कॉलोनी के ही रहने वाले एक लड़के से चल रहा था। वो लड़का दूसरी बिरादरी का था, इसलिए हमने अपनी बेटी को समझाया और जब वो नहीं मानी तो हमने 2 महीने पहले उसकी मंगनी अपने रिश्तेदार के एक लड़के के साथ तय कर दी थी। वो 23 मार्च 2019 को सुबह 8 बजे कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक नहीं लौटी। हमने भी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि गुरप्रीत इससे पहले भी अपने प्रेमी के साथ घर से चोरी छिपे कई बार जा चुकी थी, लेकिन 1-2 दिन बाद वो अपने आप ही घर लौट आती थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार भी वो 1-2 दिन में लौट आएगी, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब 2 दिन तक वो घर नहीं लौटी तो हमने पहले तो रिश्तेदारी में बेटी की तलाश की, लेकिन जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चला तो चंडीगढ़ के मनी माजरा थाने में उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवा दी। वो तो नहीं मिली, लेकिन इस बार उसकी मौत की खबर जरूर मिल गई। हालांकि पहले तो पुलिस ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब युवती की फोटो सीआईए प्रभारी के पास पहुंची तो वो भी दंग रह गए। उन्होंने तुरंत वो फोटो मुंसादेवी थाना प्रभारी को भेजी और दावा करने वाले व्यक्ति को एसएचओ विजय कुमार के पास भेज दिया। विजय कुमार ने उसे मोर्चरी में रखा झुलसी हुई लाश को पहचानने के लिए अस्पताल चलने को कहा। इस पर लल्लन अपनी पत्नी प्रभा के साथ अस्पताल पहुंच गया। दोनों को मोर्चरी में रखा शव दिखाया गया तो लल्लन प्रसाद और उसकी पत्नी प्रभा ने शव को पहचान कर उसकी पहचान अपनी बेटी गुरप्रीत के रूप में की। अखबारों से मिली जानकारी के बाद उसी दिन अधजले शव की पहचान के लिए अस्पताल में 60 से अधिक लोग पहुंचे थे, जिसमें ट्राई सिटी के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि जगहों के लोग भी शामिल थे, जिनकी बेटियां पत्नियां पिछले कुछ महीनों से लापता थी, लेकिन शव की पहचान उनमें से किसी ने भी नहीं की थी। 30 अप्रैल 2019 को डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतका की हत्या गला घोटकर की गई थी और उसके पेट में चाकू से 3 बार भी किए गए थे। महिला 5 महीने की गर्भवती थी, इसलिए कागजी कार्रवाई करने के बाद उसके शव को लल्लन के हवाले कर दिया गया था। उसी दिन उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। शव की पहचान हो जाने के बाद पुलिस को अब लल्लन की बेटी के हत्यारों और हत्या के कारण का पता लगाना था। इसके पहले कि इस मामले में पुलिस आगे कुछ कर पाती, अगले दिन दिनांक 30 अप्रैल को कहानी में एक नया मोड़ आ गया। इस ट्विस्ट में पंचकुला पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। लल्लन अपनी जिस बेटी गुरप्रीत का अंतिम संस्कार कर चुका था, वही गुरप्रीत अपने गायब होने के करीब 38 दिनों बाद 30 अप्रैल को रात करीब 9 बजे आईटी थाने में अचानक पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया कि मैं जिंदा हूं, मेरे प्रेमी को बेवजह मेरी हत्या के आरोप में फंसाया जा रहा है, इसमें मेरे पिता की कोई चाल हो सकती है। गुरप्रीत ने बताया कि वो जहां भी गई थी अपनी मर्जी से गई थी। जब उसने समाचार पत्रों में अपनी हत्या की खबर पढ़ी तो वो हैरान रह गई, इसलिए सच्चाई बताने के लिए वो सीधे थाने चली आई। आईआईटी थाना प्रभारी लखबीर सिंह ने इस बात की सूचना एसएचओ मुंसादेवी को देने के बाद देर रात तक गुरप्रीत से पूछताछ की। अगले दिन यानी 1 मई को उसका मेडिकल करवाने के बाद उसे सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसका इकबालिया बयान दर्ज करवाया गया। एसएचओ मुंसादेवी विजय कुमार ने जब लल्लन और उसकी पत्नी प्रभा को थाने बुलाकर इस बारे में पूछा तो वो गिड़गिड़ा कर कहने लगा, साहब आपने शव और उसके जो फोटो हमें दिखाए थे, उसके नाक और कान मेरी बेटी से बिल्कुल मिलते थे, इसलिए हमने उसे अपनी बेटी की लाश समझा। लल्लन तो इतनी बात कहकर बच निकला, पर पंचकुला पुलिस को इस मामले से बचना इतना आसान नहीं था। उसकी खिल्ली उड़ रही थी। बहरहाल गुरप्रीत के लौट आने से लल्लन और चंडीगढ़ पुलिस ने तो चैन की सांस ली, पर पंचकुला पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई थी। लल्लन के गलत पहचान करने के बाद पुलिस ने मृतका को गुरप्रीत मानकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था और आस लगाए बैठी थी
कि शव की शिनाख्त हो गई है तो उसके हत्यारे भी जल्दी पकड़े जाएंगे। पर नए हालात में पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस एक ऐसी अंधेरी खाई में घुस चुकी थी जहां से जल्दी निकलना संभव नहीं था। ना तो पुलिस के पास मृतका के बारे में कोई जानकारी थी और ना हत्यारों का कोई सुराग। कुल मिलाकर पुलिस को इस ब्लाइंड केस को सुलझाने के लिए नए सिरे से तहकीकात करनी पड़ी। क्योंकि मृतका गर्भवती थी इसलिए पुलिस अब इसे ऑनर किलिंग के एंगल से भी देख रही थी। दूसरी ओर लल्लन की बेटी के वापस आने से उसके तथाकथित प्रेमी की मां ताज ने अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के साथ थाने जाकर हंगामा खड़ा कर दिया और थाने में बैठे लल्लन और उसकी पत्नी प्रभा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मैं कहती थी ना कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो गुरप्रीत से सच्ची मोहब्बत करता है, उसकी हत्या नहीं कर सकता। लल्लन और उसके परिवार ने पुरानी रंजिश निकालने के लिए मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की है। अब थाना मनसा देवी पुलिस इसकी जांच करने में जुट गई कि आखिर वो युवती कौन थी जिसका अंतिम संस्कार लल्लन ने अपनी बेटी गुरप्रीत जानकर किया। थोड़ी कोशिश के बाद मनसा देवी पुलिस को मृतका के बारे में एक छोटी सी जानकारी मिली। पता चला कि वो शव सूरजपुर की रहने वाली किसी युवती का था। पुलिस जब सूरजपुर पहुंची तो वहां मृतका का पिता ऋषिपाल मिला। मनसा देवी पुलिस ने ऋषिपाल से बात की तो उसने बताया कि उसकी बेटी आरती 26 अप्रैल की रात से लापता है। उसने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करा दी है। इस बार पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पुलिस ने युवती की झुलसी हुई शव के जो सैंपल सुरक्षित रखे थे उनसे ऋषिपाल का डीएनए मैच करवाकर देखा तो वो मिल गया। इससे ये बात भी साबित हो गई कि मृतका ऋषिपाल की ही बेटी थी। अब इस बात की पुष्टि हो गई कि वो अधजला शव ऋषिपाल की 28 साल की बेटी सुनीता उर्फ आरती का था। सुनीता शादीशुदा महिला थी। उसकी 11 साल की बेटी भी है। सुनीता की शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी। पिछले 3-4 सालों से उसकी अपने पति से अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ सूरजपुर में ही रह रही थी। पुलिस ने मृतका के परिजनों से उसका मोबाइल नंबर लेकर उसके नंबर की सीडीआर निकलवाकर जांच की। उसमें एक ऐसा नंबर हाथ लगा जिससे मृतका की घंटों तक बातें हुआ करती थी। वो नंबर चेक टाउन के रहने वाले 26 साल के आनंद नाम के युवक का था। पुलिस ने आनंद के नंबर की जांच की तो 27 अप्रैल 2019 को उसके फोन की लोकेशन भी उसी जगह की मिली जहां सुनीता उर्फ आरती की झुलसी हुई शव मिला था। सारे सबूत मिल जाने के बाद 3 मई 2019 को सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर अमन कुमार ने अपनी टीम के साथ मनी माजरा पिपली से आनंद और उसके छोटे भाई आजाद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आनंद ने बिना कोई नौटंकी किए अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने ही सुनीता उर्फ आरती की हत्या की थी क्योंकि वो उसे शादी करने के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। हालांकि बाद में ब्लैकमेल वाली बात झूठी साबित हुई थी। बहरहाल उसी दिन डीएसपी कमल गोयल ने प्रेस वार्ता कर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया था। अगले दिन आनंद और आजाद को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड के दौरान की गई विस्तार से पूछताछ में इस हत्याकांड की कहानी कुछ इस प्रकार से सामने आई। जिस प्रकार मृतका सुनीता उर्फ आरती का अपने पति से विवाद चल रहा था और वो अपनी बेटी के साथ अपने भाई के घर पर अकेली रह रही थी, ठीक उसी तरह से आनंद भी अपनी पत्नी के साथ विवाद के चलते अकेला अपने माँ बाप के साथ रह रहा था। आज से लगभग 9 महीने पहले सुनीता अपने भाभी के साथ किसी शादी में जाने के लिए लहंगा खरीदने सेक्टर 19 की मार्केट स्थित एक शोरूम में गई थी। आनंद भी उसी शोरूम पर काम करता था। यही दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। दोनों ने अपने अपने फोन नंबर एक दूसरे को दे दिए थे और अक्सर रात को फोन पर घंटों बातें किया करते थे। अकेले रहने की वजह से दोनों देह सुख पाने के लिए तड़प रहे थे, सो इसके बाद दोनों के बीच संबंध बन गए थे। पहले तो दोनों बाहर कहीं होटल आदि में मिलकर अपनी प्यास बुझा लिया करते थे, लेकिन बाद में मृतका आनंद के घर पीपली टाउन जाने लगी थी। वैसे इन दोनों के संबंधों का दोनों के घर वालों को पता था। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। दोनों खुश भी थे और आपस में शादी कर लेना चाहते थे। एक दिन अचानक सुनीता को पता चला कि वो गर्भवती हो गई है, तो उसने ये बात आनंद को बताते हुए कहा कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आनंद को ये बात अच्छी नहीं लगी
उसने बात टालते हुए कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। सुनीता को उसका ये रूखा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कहा तो उसने सोचा था कि बच्चे वाली बात सुनकर आनंद खुश हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बात उल्टी ही निकली। बच्चे की बात को लेकर दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया था। आरती जब भी आनंद से शादी की बात करती तो वो टाल देता था। इसी तरह तनाव भरे माहौल में समय बीतता गया और आरती के पेट में पल रहा बच्चा 5 महीने का हो गया था। अब तो आरती के शरीर में भी परिवर्तन आ गया था। दूसरी ओर आनंद शादी से साफ इनकार करने लगा था। दरअसल आनंद शुरू से ही शादी वादी के लिए तैयार नहीं था। वो बस मुफ्त में मजे लेने के पक्ष में था। उसका कहना था कि हम दोनों केवल अपने अपने शरीर की जरूरतें पूरी करते हैं, जबकि सुनीता इस मामले में गंभीर थी। आनंद हर समय सुनीता पर इस बात का दबाव डालता था कि वो अबॉर्शन करवाकर इस मुसीबत से छुटकारा पा ले। एक दिन तो शादी को लेकर हो रही बहस के दौरान उसने आरती से यहाँ तक कह दिया, मैं कैसे मान लूँ कि ये मेरा बच्चा है? क्या पता मेरे अलावा तुम्हारे संबंध ना जाने किन किन लोगों के साथ होंगे। ये बात आरती को बहुत बुरी लगी। इस बात को लेकर दोनों में काफी नोकझोंक हुई। आनंद सुनीता से अपना पीछा छुड़ाने की पहले से ही योजना बना चुका था। अब उसे अपनी योजना को अमली जामा पहनाना था। 26 अप्रैल को दोनों की फोन पर शादी वाली बात को लेकर काफी बहस हुई। अंत में आनंद ने उसे रात 8 बजे घर पर मिलने के लिए बुलाया। जब सुनीता वहां पहुंची तो आनंद के साथ उसका छोटा भाई आजाद भी था। आनंद ने फिर से उसे गर्भपात कराने के लिए कहा, जबकि सुनीता किसी भी कीमत पर गर्भपात कराने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी बात पर अड़ी थी। इसे लेकर आनंद और सुनीता के बीच झगड़ा हो गया। आनंद ने सुनीता पर अबॉर्शन का दबाव बनाने के लिए गुस्से में आकर कई थप्पड़ मारे। इस पर सुनीता ने गुस्से में आकर अपना गला अपनी चुन्नी से दबा लिया, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। तभी दोनों भाइयों ने वो चुन्नी और खींच दी, जिससे उसका गला घुटने से मौत हो गई और उसकी जीभ भी बाहर निकल आई। इसके बाद आनंद ने चाकू से पेट और आसपास के हिस्से में 3 वार किए। हत्या करने के बाद दोनों भाइयों ने सुनीता के शव को जूट की बोरी में डाला और शव को सुनीता की ही एक्टिवा पर अगले हिस्से में रख लिया। मनी माजरा से चलकर दोनों भाई मनसा देवी थाने के क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने सुनीता का शव झाड़ियों में डाल दिया। वहां गुप्त अंधेरा था और जगह भी एकदम सुनसान थी। शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें ये जगह ठीक लगी। इसके बाद दोनों भाई मनी माजरा स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक्टिवा की टंकी फुल करवाई और वापस शव के पास पहुंच गए। एक्टिवा की टंकी से पेट्रोल निकालकर उन्होंने शव पर छिड़क दिया और आग लगाकर वहां से अपने घर चले आए। ये बात 26-27 अप्रैल की रात की है। हालांकि आरोपियों ने अपनी तरफ से हत्या का कोई सबूत नहीं छोड़ा था, फिर भी पुलिस मोबाइल डिटेल के सहारे दोनों हत्या आरोपियों तक पहुंची गई। दोनों भाइयों से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान सीआईए पुलिस ने मृतका की एक्टिवा और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया। मामले की तफ्तीश चल रही है। पुलिस महिला की हत्या के आरोपी आनंद और आजाद को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस को संदेह है कि इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल हो सकता है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस ये भी जांच कर रही है कि 38 दिनों तक गुरप्रीत आखिर कहां और किसके साथ रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।